नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। सो बच्चा पार्टी, जैसा आपने देखा कि सेक्शन ए ऑफ ऑल द पेपर्स आर ऑलरेडी गिवन टू यू। आपने लर्न करना स्टार्ट कर लिया होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा सेक्शन बी ऑफ पेपर 2, ठीक है। बट वैसे सेक्शन बी या सी डी में एक्सप्लेनेशन रहेगा तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसमें मैं सारे सेक्शंस एक साथ कवर नहीं कर पाऊंगी। तो पेपर 2 का सेक्शन बी आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है, उसके आंसर्स कैसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको स्कूल में बताया जाता है कि 2 मार्क का क्वेश्चन होता है तो आपको 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। साइंस के अंदर ये फिर भी ठीक है, ठीक है। इंग्लिश में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, उसमें आपको जो भी पूछा गया आपको पूरी कहानी की तरह बताना होता है। एसएसटी के अंदर बेटा अगर आपके पास 2 मार्क का है ना, तो आप 6 पॉइंट्स मिनिमम लिखेंगे ही लिखेंगे, 4 नहीं 6 पॉइंट्स आपके मिनिमम रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ समझ के चलिए, क्योंकि एसएसटी का पेपर लेंथी इसके लिए बोलते हैं कि आपको आंसर्स लेंथ में लिखने होते हैं। लेंथ दिखेगा तो मार्क्स मिलेंगे, 4 पॉइंट में कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो 2 में से 1 मार्क ही मिलेगा, 1.5 मार्क मिलेगा, ओके। तो वेल, आप फिर मुझे कहेंगे मैम आंसर्स बहुत लंबे दिए हैं, तो एसएसटी में ये होगा ही होगा, ओके। चलिए, सो अब जैसे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको आंसर्स दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन कहता है गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट मोस्ट एशियन पीपल बिलोंगिंग टू द ड्रेविडियन रेस, ठीक है। तो उनके बारे में हमें थोड़ा बताना है। आपको अगर ऐसा आता है कि ड्रेविडियंस जो थे उन्होंने इंडियन कल्चर को डेवलप करने में बहुत अपना योगदान दिया है, तो उसको एक्सप्लेन करो, तो इन शॉर्ट आपको ड्रेविडियन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। सो क्या है इन्फॉर्मेशन के अंदर ये कि ड्रेविडियंस जो थे बेटा वो ओरिजिनली इंडिया से बिलोंग करते थे, ठीक है। ये कहा जाता है कि स्टोन एज सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट्स थे, मतलब कि उन्हीं के ही वंश थे वो, ठीक है। तो स्टोन एज के सिविलाइजेशन के डायरेक्ट वो डिसेंडेंट्स थे, और उन्होंने ही मोहनजोदारो कल्चर को फॉर्म किया है, ऐसा कहने में आता है। ये कहते हैं कि पहली बार तो ये जो ट्राइब थी ना, वो इंडिया में आई थी नॉर्थ से, ठीक है, नॉर्थ से आई थी। फिर धीरे धीरे वो खुद को ड्रेविडियन बोलने लगे थे। उनका खुद का एक लैंग्वेज था और एक उनका खुद का कल्चर था। कल्चर में ये था कि उन्होंने एक मदर और फादर कॉन्सेप्ट निकाला था, ठीक है। तो गॉडेस जो है उसको हम लोग माँ कहते हैं ना, शेरावाली माँ, अम्बे माँ, ठीक है। तो गॉडेस, और जो फादर होते हैं, ठीक है, उसको हम गॉड, मतलब गॉड को हम क्या रिकॉग्नाइज करते हैं, फादर, ठीक है, महादेव, ठीक है। तो उसको हम पिताजी के हिसाब से करते हैं। इसकी वजह से पार्वती और शिवा जो हैं उनको हम लोग मदर और फादर के हिसाब से उनको हम लोग कहते हैं ना कि पूछते हैं। दे गेव द ट्रेडिशन ऑफ वर्शिपिंग, ठीक है। उन्होंने ही हम लोगों को नेचर को वर्शिप करना और एनिमल्स को वर्शिप करना सिखाया था, ठीक है। एनिमल्स को कैसे हम वर्शिप करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल है, दिवाली में हम लोग चुपकली देखते हैं तो उसको हम प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। नेचर को वर्शिप करना, तुलसी माता की पूजा करते हैं, ये सब, ठीक है, वो सब आता है। उसके अलावा वर्शिप करने के दौरान वो धूप अगरबत्ती करना, ठीक है, दिया जलाना, आरती करना, ये सब उन्हीं का ही ट्रेडिशन है जो स्टिल वी आर फॉलोइंग, ठीक है। हम यही चीज़ फॉलो करते हैं। ड्रेविडियंस जो थे वो डाइटिस में भी फॉलो करते बिलीव करते थे, और इसी को ही, ठीक है, आर्यंस ने भी एक्सेप्ट किया था। उसके बाद आर्यंस आए थे तो आर्यंस ने ये चीज़ एक्सेप्ट की थी अबाउट द गॉड, और उन्होंने खुद का भी एक डेवलपमेंट किया था कल्चर का। जो साउथ के पीपल है ना बेटा इंडिया के, वो ड्रेविडियंस माने जाते हैं। और ड्रेविडियंस उस टाइम पे जो लैंग्वेज बोलते थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, ठीक है, ये 4 लैंग्वेज वो बोलते थे। तो इसके लिए साउथ के जितने भी लोग हैं, आपको पता है ये सब लैंग्वेज उनकी आती है, तो कहते हैं कि साउथ वाले लोग जो है वो ड्रेविडियंस के वंशज हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच आर द थिंग्स इंक्लूडेड इन द इंडियंस नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। इंडियाज़ के नेचुरल हेरिटेज में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो बड़ी बात देखो, नेचुरल हेरिटेज है क्या। अब नेचुरल हेरिटेज, अब आपको इसमें सिर्फ नाम लिखना लिख सकते हैं, ठीक है, आपका डायरेक्टली आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि थोड़ा सा अपन चीज़ें बताएं। तो नेचुरल हेरिटेज का मतलब होता है सम टोटल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब कि जो विभिन्न तरीके के फ्लोरा फौना हमारे आसपास है, हमारे जियोग्राफिकल पूरा एरिया, इन सबको अगर आप मिला दो तो इसी को ही हम लोग कहते हैं नेचुरल हेरिटेज, ठीक है। जैसे कि इसके अंदर आ गया माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर, स्ट्रीम, ओशियन, ट्री, प्लांट्स, क्रीपर्स, ठीक है, लीव्स, इंसेक्ट्स, लैंडस्केप्स आ गए हमारे पास, ठीक है, मिनरल्स आ गए, इतने सारे वेजिटेशंस हैं, प्लांट्स, एनिमल्स से। तो ये मतलब नेचर से मिली हुई आपको जितने भी नाम आते हैं वो सारे के सारे नाम आप इसमें लिख दीजिए, वो नेचुरल हेरिटेज कहा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेम द मेटल आइटम्स प्रोड्यूस बाय द आर्टिजन्स ऑफ लोथल। तो आर्टिजन्स ऑफ लोथल ने क्या बनाया था, सिक्कल्स बनाए थे। वो क्वेश्चन मार्क जैसा नहीं होता है, गला काटते हैं टक,
गला नहीं काटते हैं, बेसिकली इसको क्रॉप में यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रिल्स, फिर कर्व्ड सॉस, निडल्स, ये सब, ठीक है, कॉपर और ब्रोंज से बनाया था। बहुत सारे यूटेंसिल्स, आइडल्स और पॉट्स भी बनाए थे। नेक्स्ट, अब देखो जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, अब ये वाला जो आंसर था ना, खाली हमें नाम करना था, आप इसको कितना एलोबरेट कर पाओगे, इस पर तो आप 6 पॉइंट नहीं लिख पाओगे ना। तो जहाँ पे पॉसिबल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ज़बरदस्ती खींचने वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो जहाँ पे नहीं पॉसिबल है वहाँ पे नहीं लिखेंगे, बट जहाँ पे आपको लगता है कि एक्सप्लेन, जैसे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन वाला है, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको 6 पॉइंट जितना लिखना कंपल्सरी रहेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन लाइफ हैज़ बीन कनेक्टेड विद द ट्री, ठीक है। ट्री और फॉरेस्ट से शुरू से इंसानों की बहुत ज़्यादा पटती है, उनके साथ काफ़ी संबंध है हमारा, वो बताइए। या तो फिर, ठीक है, आप वुड वर्क एक फॉर्म है इंडिया का, इट्स फॉर्म ऑफ आर्ट, इंडिया में चलता है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखो, तो पहली बात तो ये है कि मैन फर्स्ट यूज्ड वुड फॉर फायर, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने फायर के लिए इसको यूटिलाइज़ किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने वुड का अलग अलग जगह पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में यूज़ करने लगे, जैसे हम लोग वेपन्स बनाने लगे। अगर आप लोगों को मोगली का, अगर आप कोई कार्टून देखा हो या कोई पिक्चर देखो तो आपको याद होगा, ये मोगली यूँ इस तरीके से यूँ कर्व्ड में उसके बाद वेपन होता था, यूँ घुमाता था और घूमते घूमते फिर उसके पास आ जाता था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, किसी को नाम याद हो तो मोगली का वो क्या वेपन का नाम था लिखना ज़रूर, ठीक है। तो ऐसे वेपन्स बनते थे। अच्छा, उसके अलावा आपको वो तीर कमान भी याद ही है, ठीक है, वो इसी में से बनते थे। फिर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं हम लोग। उसके बाद वुड को यूज़ होने लगा मूर्तियाँ बनाने में, बच्चों के खिलौने बनाने में, पिलर्स वगैरह में, विंडोज़ डोर्स आपके घर के यही बने हुए हैं, ठीक है। छोटी सी झोपड़ी वगैरह बनाने में, थ्रोन्स मतलब कि कुर्सी गद्दी, ठीक है, चेयर्स, ग्रिल्स, इन सब में। ओइंग टू द वाइड यूज़ ऑफ वुड, इसकी ब्यूटिशन जो है, मतलब कि इसकी ब्यूटी क्यों है, क्योंकि हम लोग इतना सा वुड को, क्योंकि वुड के अंदर कार्विंग हो सकती है, आप मस्त सुंदर तरीके का आर्ट उसके अंदर बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा वुडन स्विंग्स, झूले, टॉयज ऑफ ईडर एंड सांखेरा इन गुजरात आर क्वाइट वेल नोन, ठीक है। तो इसके लिए हमारा रिश्ता फॉरेस्ट से और ट्रीज से बहुत पहले से ही है। चलिए नेक्स्ट, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द कुतुब मीनार। कुतुब मीनार के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। कुतुब मीनार एक कॉम्प्लेक्स मीनार है, मीनार मतलब कि लंबा सा खंबा है, ठीक है। ये दिल्ली में लोकेटेड है। कुतुब मीनार 12 सेंचुरी में बनाया गया था। किससे बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, जो गुलाम डायनेस्टी के फाउंडर थे। ओके, एंड पूरा मॉन्यूमेंट कंप्लीट होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद, ठीक है, आफ्टर हिज डेथ जो बाकी का काम बचा कुचा रह गया था वो उनके दामाद, सन इन लॉ, ओके, इल्तुतमिश, उन्होंने कंप्लीट करवा दिया था। ये जो मीनार है, ये जो पूरा खंबा है, वो 72.5 मीटर टॉल है, स्काई क्रैपर मेड आउट ऑफ द राउंड स्टोन, ठीक है, रेड कलर के स्टोन और मार्बल से पूरा बना हुआ है। इसका सरकमफ्रेंस, अब पिलर है ना, तो बट ऑब्वियसली सिलेंडर का शेप है तो सरकमफ्रेंस तो होगा ही, तो सरकमफ्रेंस जो है वो 13.75 मीटर है उसका बेस, और धीरे 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 रिड्यूस होते होते कितना हो जाए 2.75। इसका मतलब मीनार कैसा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे करते 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 यूँ करके, ठीक है, ऐसे करते करते आ रहे हैं। तो ये वाला बेस का रेडियस अलग है, ऊपर वाले का अलग है, ठीक है। और इस पूरे पे कुरान के जो वर्सेस हैं, ठीक है, कुरान की जो बातें हैं, जो श्लोक्स हैं, मतलब वो तो क्या वर्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब मीनार पे कार्व किया गया है और ये इंडिया का टॉलेस्ट मीनार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप मान लीजिए, ठीक है। क्या है ये? राइट अ ब्रीफ नोट ऑन अजंता केव्स। अब अजंता केव्स जो है वो अजंता विलेज में सिचुएटेड है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ये केव्स जो है वो बहुत मैग्निफिशेंट, मतलब जेनरस एग्जाम्पल है बुद्धिस्ट आर्ट का, ठीक है, वास्तु के हिसाब से, पेंटिंग के हिसाब से और स्कल्पचरिंग के हिसाब से। अजंता इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द केव पेंटिंग एंड द स्कल्पचर। अब यहाँ पे 2 टाइप के केव्स पाए गए थे। एक था चैतन्य हॉल्स या श्राइन्स, मतलब कि मंदिर, ठीक है, जो बेसिकली लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेट किया गया था, और दूसरा था विहारास और द मोनेस्ट्रीज, ठीक है, जो मॉन्क्स वहाँ पे बैठते थे और अपनी ना क्या बोलते हैं मेडिटेशन करते थे, ठीक है, और बुद्धिस्ट टीचिंग को पढ़ते थे और दूसरों को सुनाते थे। तो ये 2 थे, एक तो लॉर्ड बुद्धा को डेडिकेट था और दूसरे उनके शिष्यों को डेडिकेट था। तो केव नंबर 9, 10, 19, 26 ये कौन से थे? चैत्यास थे और बाकी विहारास थे, ठीक है।
केव नंबर 1 to 10, 16, 17 इसके अंदर बहुत आपको प्यारी प्यारी सी पेंटिंग नज़र आएगी बुद्धिस्ट रिलीजन को डिपिक्ट करती हुई। ये केव्स जो हैं वो वॉल पेंटिंग के हिसाब से हाईएस्ट रैंकिंग में आता है। धीरे धीरे खैर वक्त बदलता गया, अभी हम लोग ऐसे मॉल्स देखते हैं, कॉम्प्लेक्सेस देखते हैं तो चमक दमक देखते हैं, तो सीधी बात है हम में से कोई भी अजंता केव किसी को याद होगा नहीं। तो वक्त बीतते बीतते ये सब चीज़ें भूलते जा रहे लोग। और 1819 AD में जॉन स्मिथ एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने इनको फिर से डिस्कवर किया था। और जब उन्होंने देखा तो देखा कि लोगों ने इसका पूरा सत्यानाश कर दिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर लिया है। अब तो लोग तो क्या होता है ना, जाके ठीक है अपना हार्ट बना के आएंगे, उसमें खुद का प्रेमिका का नाम लिख के आएंगे, ये सब होता है। ओके, अजंता केव्स आर द फेमस वर्ल्ड फेमस फॉर द एक्सट्रीमली रिच ब्लेंडिंग ऑफ आर्ट। ठीक है, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर और आर्किटेक्चर की वजह से पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। अब आप बोलेंगे हम तो इंडिया में रहकर नहीं देखने वाले लोग आते हैं। हाँ, लोग आते हैं क्योंकि बाहर के लोग इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं कि ये सब कैसा होता है, तो वो देखने आते हैं, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एलोरा केव्स। ठीक है, एलोरा केव्स के बारे में बताना है। अब अजंता एलोरा सेम आपने नाम सुना होगा, अजंता एलोरा, तो दोनों एक ही जगह पर मौजूद है। ठीक है, ये भी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ही है। टोटल कितने केव्स है? 34 है, 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। 1 से 12 केव्स में बुद्धिस्ट माने जाते हैं, 13 से 29 में हिंदू केव्स है और 30 से 34 के जैन केव्स हैं। ठीक है, हिंदू केव्स जो है वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के दौरान बनाए गए थे। कैलाश टेम्पल उसके अंदर सिचुएटेड है नंबर 16 में। ठीक है, कैलाश मतलब समझ गए ना, शिव जी का टेम्पल होगा। ठीक है, इट इज़ 50 मीटर लॉन्ग, 33 मीटर वाइड और 30 मीटर हाई। ये जो टेम्पल है ना वो एक बड़ा सा रॉक है। ठीक है, उसी को ही काट के एक मैसिव सिंगल रॉक में से पूरा का पूरा टेम्पल बनाया हुआ है, कोई जोड़ताड़ नहीं इसके अंदर। ठीक है, दिस टेम्पल इज़ अडॉर्न विद ब्यूटीफुल डोर्स, बहुत सुंदर सुंदर से दरवाजे हैं, बालकनीज हैं और पिलर्स बहुत सारे हैं। कहते हैं कि ये टेम्पल की ब्यूटी को आप कभी भी शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो। ये 600 AD से 1000 AD के बीच में बना था। एलोरा कैंपस सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है आर्ट का, बट ऑल्सो इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक सिंगल रॉक से इतना कम्प्लीटली केस बना दे रहे, तो उस टाइम पे टेक्नोलॉजी ऐसी होगी, तो उस टाइम की टेक्नोलॉजी का हेड्स ऑफ करते हैं जो भी ये इतिहासकारी होते हैं। ठीक है, या तो जो इसके बारे में स्टडी करते हैं। नाउ ओके, नेक्स्ट एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता है इसके अंदर, क्या है? राइट अबाउट द बृहदेश्वर टेम्पल। अब ये बेसिकली एक शिवा टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है। कहाँ पर है? थंजावुर, तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये 1003 से 1010 के बीच में बनाया गया था, द्रविडियन स्टाइल में बनाया गया था। ये बनाया था राजा पहले ने, फर्स्ट चोला डायनेस्टी के राजा थे, और इसके लिए इसको कई बार राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, ये 500 फीट ऊंचा है और 250 फीट चौड़ा है। इट्स समिट इज़ 200 फीट हाई अबव द ग्राउंड। ठीक है, समिट मतलब किसी ऊंचाई, इसका जो बोलते हैं ना एपेक्स पॉइंट, वो ग्राउंड से 200 फीट के ऊपर तक है। सो दिस टेम्पल अटेंड द प्लेस इन द टेम्पल्स हैविंग द हाई पिनेकल्स। तो इसके लिए इसको क्या कहा जाता है? हाई पिनेकल, में सबसे ज़्यादा पिनेकल मतलब ऊंचाई। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका जो शिखर है ना सबसे ऊंचा है बाकी सारे टेम्पल्स के कंपैरिजन में। इसकी इतनी ज़बरदस्त साइज़ है, इतना ग्रांड दिखने वाला है, आर्किटेक्चर के हिसाब से ये एक एक्सीलेंट हेरिटेज स्ट्रक्चर माना जाता है इंडिया का। इट इज़ ऑल्सो सिक्योर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग द बेस्ट टेम्पल्स ऑफ द साउथ इंडिया। ठीक है, देखो मैं ज़्यादातर आपको की पॉइंट्स में अंडरलाइन करती हूँ, आपने देखा होगा। ये की पॉइंट्स को याद करना, आगे पीछे तो आप खुद ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स ज़रूर लिखिएगा। एसएसटी में कीवर्ड्स देखते हो, अगर आपको एग्जाम में याद हो तो आई वुड रिकमेंड कि इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते आइएगा, तो टीचर की ध्यान वहाँ पे जाए और आपको फट मार्क्स मिलते जाएँ। ठीक है, हाँ, फॉर देट यू शुड बी डैम श्योर कि ये कीवर्ड सही है। ठीक है, अगर आपने कहीं पर कुछ ऐसे लोचा लबारा किया तो मत करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या रीजंस थे? तो फॉरेस्ट 2 टाइप का डिस्ट्रक्शन झेल रहा है, एक तो नेचुरल रीजंस है और एक मैन मेड रीजंस है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर हो जाना, ये हो जाना नेचुरल रीजंस। ठीक है, मैन मेड इंडस्ट्रीज वगैरह की वजह से, तो देयर आर मैनी थिंग्स। ठीक है, अभी कहा जाता है कि नेचुरल डिस्ट्रक्शन जो है वो इतना नहीं होता है जितना ह्यूमन डिस्ट्रक्शन से ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने अपनी बेनिफिट्स के हिसाब से फॉरेस्ट को कट करना शुरू किया। हमारी लालच ख़त्म ही नहीं हो रही कि ये भी ज़मीन हमारे अंडर हो, ये ज़मीन हमारे अंडर हो। ठीक है, कैनाल्स और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए हमने ट्री काटे ताकि एक प्लेन लैंड मिल जाए,
रोड, एयरपोर्ट, रेलवेज बनाने के लिए काटे थे, फार्मिंग करने के लिए काटा है, ठीक है। कटिंग ट्रीज फॉर द जूम फार्मिंग, ये बहुत ज़्यादा है प्रॉब्लम। जूम फार्मिंग मतलब क्या होता है ना कि कुछ एक ट्राइब होती है, ठीक है, वो एक जगह जाती है, 3-4-5 साल रहती है वहाँ पे, खेती बाड़ी करती है। अब जब वो ज़मीन बंजर होने लगती है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर दूसरा फॉरेस्ट ढूंढते हैं, फिर वहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो वो बंजर ज़मीन को छोड़ देते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे इंडिया में। उसके अलावा रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए यहीं से मिलते हैं, वुड कंस्ट्रक्शन के लिए, और एक्सपांड करना है हमें अपनी सिटीज़ और टाउन्स को, ठीक है, गाँव को भी हमें कन्वर्ट करना है शहरों के अंदर, तो इसके लिए हम लोग फॉरेस्ट को काटते जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ मेन प्रॉब्लम। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मीन बाय द सेंचुरी? सेंचुरी मतलब क्या होता है? अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत सिमिलर होती है नेशनल पार्क से, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि लोकल पीपल लिविंग देयर कैन कंटिन्यू द लिविंग एंड द ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड, ठीक है। तो सेंचुरी के अंदर लोग वहाँ पे रहते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी परमिटेड की गई हैं, ठीक है। ये बेसिकली कुछ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस वगैरह, उनको ग्रेजिंग करने की परमिशन है वहाँ पे, बट कुछ ही लिमिट तक, ठीक है। एक एरिया डिसाइड है कि तुम यहाँ तक ही अपने गाय भैंस को चारा चराने जाओगे, उसके आगे नहीं, ओके। फॉर एग्जाम्पल कि गिर, परियार, चंद्रप्रभा, ओके, इतरंगम, ये कुछ फेमस सेंचुरीज़ के नाम हैं। चलिए नेक्स्ट, मेंशन द स्टेट्स वेयर द मैंगनीज इज़ अवेलेबल इन इंडिया। मैंगनीज कहाँ कहाँ पर है, बस आपको स्टेट्स लर्न करने, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, ये मेजर स्टेट्स हैं। उसके अलावा आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, गिव द मेन इंफॉर्मेशन अबाउट द मिक्का, ओके। अब इंडिया फर्स्ट रैंक पे आता है फॉर द मिक्का प्रोडक्शन, ठीक है। ये इसका काम क्या होता है, ये फायर रेजिस्ट करता है, मतलब कि फायर को रोकता है लगने से, और इसके लिए वो बेड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल गुड्स जैसे कि मोटर्स आ गए, डायनामो आ गया, रेडियो आ गया, टेलीफोन, कार, स्टीमर, ये बनाने में हेल्प ज़रूर करते हैं। कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये मेजर स्टेट्स हैं, ठीक है। एंड मिक्का इज़ ऑल्सो फाउंड इन कर्नाटका, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इंडिया जो है वो लार्जर प्रोड्यूसर है मिक्का का। मिक्का का एक टाइप है, ओके, मस्कोवाइट मिक्का, ये उसका टाइप है, ठीक है। तो इंडिया में बहुत पैदा होता है ये मस्कोविट मिक्का जो होता है ना, वो इतनी पतली लेयर से बना होता है, इतनी पतली है, ये अर्थ के सेंटर में पाया जाता है। मतलब आप लोगों ने शायद देखा होगा कि कैसे वो फ्रोज़न नदी हो जाती है, तो ऊपर ऐसे पूरा नदी पूरा वो जम जाता है, देखा ना आपने, ऊपर की लेयर पूरी जम जाती है, वहाँ पे चलते तो क्रैक आता है। तो वो इतना, मस्कोवाइट भी सेम उसी तरीके से होता है, बहुत पतला होता है, वो ज़्यादा वजन सहन नहीं कर सकता, अगर आप पाँव रखो ये करो तो टूट जाता है। तो ये टाइप का जो मिक्का है वो इंडिया में बहुत पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टेट द यूजेस ऑफ कोल। कोल ट्रेन और स्टीमर्स चलाने में काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में काम करेगा, जो कुकिंग वगैरह के लिए भी काम आता है थर्मल पावर प्लांट में, ठीक है। उसके अलावा कोल तार, अमोनिया गैस, बेंजोइल और क्रूड ऑयल में भी प्रोडक्शन में काम आता है, ठीक है। लाइमस्टोन के यूजेस क्या हैं? तो देखो, सिर्फ यूजेस लिखने थे ना, हाँ। अब लाइमस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट आपको पाया जाएगा। ये आपको सीमेंट प्रोड्यूस करने में बहुत काम करेगा, आयरन को मेल्ट करने में, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर सोडा बनाने में, सोप, कलर्स, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, पेपर फॉर रिफाइनिंग, शुगर वगैरह में भी, ठीक है। आपको बस इसके यूजेस लर्न करने हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द सेंटर्स फॉर द केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लोकेटेड इन गुजरात? केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे लोकेटेड है? कलोल, कंडला, हजीरा, भरूच, वडोदरा, ये कुछ सेंटर्स है जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ लोकेटेड हैं। मेंशन द सेंटर फॉर द पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, हरियाणा, ठीक है। ये कुछ मेजर पेपर इंडस्ट्रीज सेंटर्स हैं इंडिया में। सॉरी, अपने को गुजरात में करना था, नहीं, ओह माय गॉड, मैंने तो गलत आंसर लिख दिया, अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। क्वेश्चन के अंदर गुजरात है और मैंने इंडिया का लिख दिया है, ओके। गुजरात में एक आएगा अहमदाबाद, मैं यही लिख देती हूँ, वडोदरा,
सूरत, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, वापी, एक है वलसाड़। ठीक है, ये कुछ हैं गुजरात के। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वन। ये हैं गुजरात के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट द ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सीमेंट इंडस्ट्री, अब सीमेंट जो है आपको पता है कि वो बेस मटेरियल है रोड, डैम्स, ब्रिज कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इंडिया सेकंड रैंक पर आता है चाइना के बाद इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तकरीबन 6% ऑफ द वर्ल्ड सीमेंट प्रोडक्शन इंडिया में होता है। ठीक है, लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले, ये सारे रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज़। अगर आपसे क्वेश्चन आता है ओके नेम द रॉ मटेरियल्स यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग सीमेंट, तो ये वाले याद कर लेना, लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट, क्ले, ये 5। ठीक है, ओके। रॉ मटेरियल्स ऑफ द सीमेंट एंड हैंस द सीमेंट आर, इसके लिए सीमेंट काफ़ी ज़्यादा हैवी वेट होता है। ठीक है, सीमेंट फैक्ट्रीज जो है वो ज़्यादातर इन रॉ मटेरियल्स के आसपास ही बनाई जाती है। गुजरात इज़ अ वेल नोन। ठीक है, सबसे फर्स्ट नंबर इंडिया में गुजरात आता है फॉर द सीमेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आर द शुगर एंड जैगरी फैक्ट्रीज लोकेटेड इन वाई। देखो, शुगर और जैगरी ये जो है वो शुगर केन से निकलते हैं। अब इनको है ना बेटा, शुगर केन जहाँ पे उगता है ना वहाँ के आसपास ही ये फैक्ट्रीज लगानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि शुगर केन का जो जूस है उसको 24 घंटे के अंदर हमें निकालना होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो वाटर लेवल शुगर केन का धीरे धीरे क्या डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर वाटर लेवल रिड्यूस हो जाएगा तो शुगर केन डिहाइड्रेट हो जाएगा और शुगर कम क्वांटिटी में निकलेगा, यहाँ जैगरी कम क्वांटिटी में निकलेगी। इसके लिए शुगर फैक्ट्रीज़ को हमें शुगर केन ग्रोइंग एरियाज़ के सेंटर्स में ही नज़दीक में बनाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल प्रोविजंस, ओके जस्ट अ मिनट, ये मैंने चेंज किया था ना। ओके, व्हाट स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द वीकर सेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वीकर सेक्शंस कौन से होते हैं? वो SC/ST वाले जो होते हैं ना, SC/ST शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड क्लास, उनको वीकर सेक्शन कहा जाता है। तो उनके लिए क्या क्या बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके लिए क्या प्रोविजंस बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एक तो आर्टिकल 15 बनाया गया है जहाँ पे उनको बोला गया है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे, कोई भी पब्लिक प्लेसेस वो जा सकते हैं प्लेसेस पर, और लाइक दे कैन यूज़ द पब्लिक प्लेसेस। आर्टिकल 16/4 में ये बताया गया है दैट एम्पावर्स द स्टेट कि उनके लिए क्या करना है, रिजर्वेशन करना है गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। आर्टिकल 17 में, ठीक है, उनको अनटचेबिलिटी आप नहीं बोल सकते हो। ओके, मतलब कि वो एबोलिश है। आर्टिकल 46 में उनको डायरेक्टली प्रोटेक्ट दिया जा रहा है, स्टेट से उनको डायरेक्टली प्रोटेक्शन, मतलब कि वो स्टेट से उनको डायरेक्टली प्रोटेक्शन दिया जाता है SC/ST को, कि उनको कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो और उनको एजुकेशन, सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर का फ़ायदा हो। आर्टिकल 330, 332, 334 के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया गया है फॉर द लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में उनको सीट्स दी जाए उसके लिए। और आर्टिकल 19/5 में उनको पावर दिया गया है दैट टू द स्टेट टू रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट एंड द राइट। ठीक है, इनको मतलब इनको अपनी जगह छोड़ के ना जाना पड़े और जहाँ पे वो रहते हैं वो उनका अधिकार है। ठीक है, दे शुड सेटल डाउन इन द एरियाज। ठीक है, तो उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो ये कुछ आर्टिकल्स थे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंसर्जेंसी, मतलब रिबेलियन और टेररिज्म। रिबेलियन और टेररिज्म में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, देखो, रिबेलियन मतलब बगावत करना। ठीक है, जैसा कि पापा में कुछ बोल रहे हो, आपको चीज़ समझ नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, तो आप रिबेल कर रहे हो। टेररिज्म तो बात ही अलग है। ठीक है, हालांकि दोनों में बहुत हल्की सी लाइन है। अब देखते हैं हम लोग। द लाइन डिवाइडिंग बिटवीन द रिबेलियन एंड द टेररिज्म इज़ वेरी थिन। ओके, द एक्ट ऑफ टेररिज्म इन कश्मीर इज़ अ फॉर्म ऑफ इंसर्जेंसी। टेररिज्म जो हम लोग, टेरर मतलब डर फैलाना जो कश्मीर में होता है, ये इंसर्जेंसी का एक पार्ट है। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर कि एक सेक्शन है टेररिस्ट का जो आज़ाद कश्मीर को फेवर करता है, जहाँ पे पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान उन टेररिस्ट को स्पॉन्सर करता है और ये कहता है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, ना कि हिंदुस्तान का। तो उनको वो दिमाग में बिठाया गया है।
ठीक है। तो अब वो रिबेल कर रहे हैं, बट वो रिबेल कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कि मार धार ये वो उसके हिसाब से, ठीक है। अगर हम देखें लिमिटेड सेंस अगर हम देखते हैं तो याद कर लेना इंसर्जेंसी जो है वो डोमेस्टिक नेशनल प्रॉब्लम है। भाई घर के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, ये देश हमारा घर है, हमें कोई चीज़ समझ में नहीं है, हम अपना हमारे नेता से हमारी सरकार से लड़ेंगे, तो दैट इज़ अ डोमेस्टिक। जबकि टेररिज्म जो है वो कैसा है, डोमेस्टिक भी है और ग्लोबल भी है, ठीक है। खाली इंडिया में तो टेररिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, हर जगह पे, यूएसए में है, रशिया में है, WTO जो हुआ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो टूटा था वैसे तो नहीं टूटा था, ठीक है ना। इंसर्जेंसी इज़ अ डिफेंस ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी ऑफ वंस ओन कंट्री, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा है कि मतलब हम हमारी कंट्री से ही जो है ना वो नाराज़ हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि हम हमारी कंट्री से ही जो है वो बड़े नाखुश हैं और हम उनके अगेंस्ट जाते हैं, ओके। एंड टेररिज्म इज़ अ इंस्ट्रूमेंट यूज बाय द इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, इंसर्जेंट रिबेल्स करने वाला ऑर्गेनाइजेशन, ये टेररिज्म का यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड हम बोल सकते हैं कि टेररिज्म पर से इज़ द डायरेक्ट अगेंस्ट एनिमी कंट्री, ठीक है। वो एक दुश्मन कंट्री के, लाइक से पाकिस्तान के लिए हम दुश्मन हैं, तो वो हमें डराते धमकाते हमारे लोगों को मारती है, ठीक है। और उनको मतलब क्या बोलते हैं, टू डिस्ट्रॉय इट्स मेजर इंस्टॉलेशंस और इंटरनेशनल प्रेस्टाइज, उनकी मतलब दुनिया भर में उनका नाम खराब कर देने का। इंसर्जेंसी जो होता है वो लोकल मूवमेंट होता है और इनको लोकल पीपल का सपोर्ट मिलता है, ठीक है। जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो फॉरेन जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मे बी और मे नॉट भी लोकल सपोर्ट लेते हैं या नहीं लेते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। लोकल सपोर्ट इंसिग्निफिकेंट होता है, ओनली हैंडफुल मिसगाइड पर्सन, ठीक है। कुछ ही चुनिंदा लोगों को जिनका ब्रेन वॉश किया जाता है, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, वही इस तरीके के अपनी कंट्री के अगेंस्ट में जाते हैं, वरना अपने देश के अगेंस्ट में कोई नहीं जाएगा। इंसर्जेंसी और टेररिज्म, ठीक है, दोनों डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस है और उन दोनों का नेशनल इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है इन द नेगेटिव फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टेररिज्म विच इज़ अ ग्लोबल प्रॉब्लम। 21st सेंचुरी में बेटा टेररिज्म जो है वो प्रॉब्लम हो गया फॉर द ह्यूमन सोसाइटी, इसके लिए इसको ग्लोबल प्रॉब्लम कहा जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन के अधिकार, हमारे जो अधिकार, हमसे अधिकार छीने जाते हैं, ठीक है। खून खराबा, तोड़ फोड़, ठीक है, लोगों के अंदर डर रह जाता है, लोग जो है वो वायलेंस हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, हर एक के ऊपर मतलब सालों साल जिनके साथ दोस्ती करते हैं उन्हीं के साथ वो शक करते हैं अगर वो दूसरी कम्युनिटी का तो है। टेररिज्म का कोई भी कनेक्शन देखा जाए तो रिलीजियस के साथ नहीं होता है, बट टेररिस्ट जो होते हैं वो रिलीजियस के पर्दे में छुप कर, ठीक है, अपना काम जो है वो कंप्लीट करते हैं और अपने हेटफुल एक्टिविटीज़ को बोलते हैं ना कंप्लीट लेके आते हैं, फिनिश करने की कोशिश करते हैं। टेररिज्म जो है वो वायलेंस होता है, जो देखा जाए तो जो प्रिंसिपल है जी और जीने दो, ठीक है, उसको पूरा तोड़ देता है, ठीक है, वैल्यूएट कर लेता है। टेररिज्म इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड प्लान्ड डेलिब्रेट वायलेंट एक्ट। टेररिस्ट आर एंगेज्ड इन वायलेंट एक्टिविटीज, जैसे कि सुसाइड करवा देना, अटैक्स करना, ठीक है, बम वगैरह फेंकना, वेपन्स को छुपाना, वेपन्स का यूज़ करना, किडनैपिंग करना, प्लेन को हाईजैक करना, सुसाइड अटैक्स हो जाता है, स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, ये सारे के सारे ग्लोबल प्रॉब्लम में आते हैं, टेररिज्म में प्रॉब्लम आते हैं, इसकी वजह से ये ग्लोबल प्रॉब्लम मानी जाती है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे पेपर 2 का सेक्शन B कंप्लीट हो गया। सो आप अच्छे से इसको लर्न कीजिए एंड कैसा लगा एक्सप्लेनेशन ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अच्छे से स्टडी कीजिए। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप नए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यू विल गेट द वेरी ऑथेंटिक मटीरियल एंड विद अ गुड एक्सप्लेनेशन। बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।